हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी की टेस्ट सीरीज अच्छी चल रही होगी। तो आज हम टेस्ट नंबर 13 के सॉल्यूशन देखेंगे। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके सामने है वो कौन सा 46, और 46 जो क्वेश्चन है वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन वो देखते हैं। देखो, क्वेश्चन में आपको कंपाउंड दिया हुआ है, कंपाउंड के बाद रिएक्शन के दो एरो दिए हुए और दोनों एरो पे आपको डिफरेंट रिएजेंट दिए हुए हैं और डिफरेंट रिएजेंट के बाद उसने ए और बी पूछा है। अच्छा, साथ में उसने नीचे आपको एक बॉक्स दे रखा है और उस बॉक्स में उसने डिफरेंट कॉलम बना रखे हैं और उस कॉलम में उसने एक्स वाई ए और बी आपको दे रखा है। अच्छा, एक्स और वाई में उसने उस रिएक्शन की मैकेनिज्म पूछी है, ए और बी में उस रिएक्शन से बनने वाले प्रोडक्ट उसने आपसे पूछे हैं। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, रिएक्टेंट जो आपका दिया हुआ है उस रिएक्टेंट का जो पहला एरो है उस पर वाटर आपको दिया हुआ है। अब देखो, रिएक्टेंट को देखना, रिएक्टेंट जो आपका वो एल्काइल हैलाइड है और एल्काइल हैलाइड में भी जो आपका एल्काइल हैलाइड है वो एल्काइल हैलाइड कौन सी डिग्री का आपका 3 डिग्री का है। देखो, ये वाला जो एल्काइल हैलाइड है वो कौन सी डिग्री का है 3 डिग्री का। अब देखो, रिएक्शन के एरो पे जो उसने रिएजेंट दे रखा है वो वाटर दे रखा है। अब देखो, वाटर और जो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन होती है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी जो रिएक्शन होगी वो आपकी SN1 होगी या SN2 होगी, वो आपको डिसाइड करना है। तो देखो, यदि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है तो वहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होती है वो कौन सी होती है SN1 होती है। ये हो गया। अब देखो, SN1 रिएक्शन में आपको क्या होता है कार्बोकेटाइन बनता है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये क्लोराइड यहाँ से बाहर निकलेगा और आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला कंपाउंड मिलेगा और पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद देखो, जब भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है तो आपको देखना होता है कि क्या उसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो देखो, जो कार्बोकेटाइन बना है क्या उसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन बना है वो पहले से क्या है हाईली स्टेबल है, तो इसमें रीअरेंजमेंट तो आपका नहीं होगा। और रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल आएगा आपका, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और जो फाइनल प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा वो क्या होगा, यहाँ पे आपका OH ऐड हो जाएगा, मतलब एल्कोहल आपको मिल जाएगा। ये हो गया। अच्छा, सेकंड जो एरो दिया हुआ है उस पर जो रिएजेंट आपको दिया हुआ है वो कैसा चार्ज्ड है और कौन सा चार्ज है नेगेटिव। अब देखो, CH3O नेगेटिव जो आपका रिएजेंट है वो कैसा होता है, हाईली बेसिक और हाईली न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का होता है। अब यहाँ पे डिसाइड आपको ये करना है कि ये रिएक्शन एलिमिनेशन की ओर जाएगी या सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगी। तो देखो, जब हाईली चार्ज्ड आपका न्यूक्लियोफाइल हो तो आपको फिर रिएक्टेंट के ऊपर भी जाना होगा। रिएक्टेंट ये डिसाइड करेगा कि मैकेनिज्म आपकी एलिमिनेशन की ओर जाएगी या फिर सब्स्टिट्यूशन की ओर जाएगी। तो आप ही मेरे को बताना, 3 डिग्री आपको एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, क्या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड आपका SN1 और SN2 में से कौन सी रिएक्शन देगा? देखो, SN2 रिएक्शन तो ये नहीं देगा क्योंकि एल्काइल हैलाइड की डिग्री 3 है तो स्टेरिक हिंड्रेंस वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो आपकी SN2 तो यहाँ पे नहीं होगी। SN1 इसलिए नहीं होगी क्योंकि SN1 के लिए क्या है, आपका न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल होना चाहिए। तो न्यूक्लियोफाइल कैसा आपका चार्ज्ड है, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन फेवर होगी वो किसको करेगी, एलिमिनेशन को फेवर करेगी। अब एलिमिनेशन को फेवर करेगी तो देखो, एलिमिनेशन में भी यहाँ पे कौन सी एलिमिनेशन होगी, आपकी E2 एलिमिनेशन होगी। और E2 एलिमिनेशन में आप सभी को पता है क्या होता है कि आपका ये जो अब है वो कैसे बिहेव करेगा, बेस की तरह, और जब बेस की तरह बिहेव करेगा तो आपका जो एल्काइल हैलाइड है इसके रेस्पेक्ट में ये बीटा पोजीशन और ये भी क्या आपकी बीटा पोजीशन और ये भी क्या है बीटा पोजीशन, 3 बीटा पोजीशन है। तो कौन सी बीटा पोजीशन से ये H एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जहाँ से आपको मोर स्टेबल एल्किन मिले। तो मोर स्टेबल एल्किन आपको कहाँ से मिलेगी, इस वाली बीटा पोजीशन से। तो मैकेनिज्म तो कौन सी हो जाएगी आपकी E2 मैकेनिज्म हो जाएगी। और जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो क्या प्रोडक्ट मिलेगा कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब आपको आपके बॉक्स में जाना है और जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे निकाली है उसको वहाँ से क्या करना है, मैच करना है। तो देखो, ए वाला जो है, अच्छा ए से पहले एक्स देख लो, एक्स कौन सी मैकेनिज्म हो रही, एक्स आपकी हो रही है यहाँ पे SN1, तो SN1 आपके BCD 3 में दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या चेक करना है, जो वाई वाली मैकेनिज्म वो कौन से, तो वाई में E2 है, तो E2 ओनली आपकी एक में दी हुई है, कौन सी इसमें, अच्छा इनमें नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा C। अच्छा, प्रोडक्ट मैच कर लो, देखो फर्स्ट वाले में OH आपका ये मैच कर रहा है, अच्छा एल्किन वाला प्रोडक्ट आपका ये मैच करें, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा C। तो नमस्कार बच्चों, यह है टेस्ट नंबर 13, ठीक है, और मैं फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस लेके आया हूं आपके लिए, ठीक है। तो जो फिजिकल केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है वो है 47 नंबर का, इक्वल मोल्स ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन आर मिक्स्ड, ठीक है, इक्वल मोल्स इनके मिक्स किए गए। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन इनके प्योर स्टेट के दिए गए हैं 700 और 600 mm ऑफ Hg। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर स्टेट बताना है। तो इस तो सीधे सीधे फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। इक्वल मोल्स अगर दिए गए हैं तो बेंजीन और टॉल्यूइन के
मोल्स इक्वल हैं तो इनके मोल फ्रैक्शन भी इक्वल ही होंगे, यानी कि मोल फ्रैक्शन हम कितना ले लेते हैं, दैट इज एक्स बेंजीन दैट इज 0.5 और एक्स ऑफ टॉलुइन ये भी कितना हो जाएगा 0.5। ये तो इनके मोल फ्रैक्शन हो गए। तो इन दोनों के जब इक्वल मोल्स मिलाए जाएंगे और प्योर स्टेट के जो 700 और 600 दिए गए हैं, ठीक है ना, 700 और 600 दिए गए हैं, तो इनके द्वारा टोटल क्रिएटेड प्रेशर होगा जो, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। वो होता है P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB, ठीक है। तो 700 में 0.5 का मल्टीप्लाई यानी 350 प्लस 600 में 0.5 का मल्टीप्लाई यानी कि 300। सो द टोटल वैल्यू इज 750। टोटल वैल्यू कितनी आ गई 750। अब वेपर स्टेट में जो फॉर्मूला होता है वेपर प्रेशर का, वो होता है y इक्वल टू P0A इंटू XA अपॉन P टोटल, ठीक है। तो ये किसके रिस्पेक्ट में निकालना है हमको, बेंजीन के लिए निकालना है। तो यहाँ बेंजीन के अमाउंट सारे रख देंगे। तो बेंजीन का कितना है, बेंजीन का इसमें दिया है 700, कितना दिया है 700। तो 700 इंटू 0.5 अपॉन टोटल आ गया 750, ठीक है। तो ये बना 350, 350 अपॉन 750। सो वैल्यू कट के आ जाएगी ये 1/2 से थोड़ा सा क्लोज, यानी कि ये आएगा 0.54 के करीब की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले सवाल पर आते हैं, फिजिकल का नेक्स्ट जो सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन 48, ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी के क्वेश्चन जब भी आप करते हो तो सबसे पहले आपको वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने होते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, जो आपको मेटल्स दी हुए, देखो डी ब्लॉक की मेटल्स आपको दी हुई, डी ब्लॉक की मेटल्स के कॉन्फ़िगरेशन लिख लो और वहाँ पे फिर चेक कर लो। देखो एक बार पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। क्रोमियम है, एटॉमिक नंबर क्या है 24। तो देखो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा 3D4 और 4s2, ये हो गया। वेनेडियम यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो 3D3 और क्या हो जाएगा 4s2। यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो क्या रहेगा 3D5 और 4s2। यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो रहेगा 3D6 और 4s2। ये कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख लिया। अब देखो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। तो मेरे को एक चीज़ बताना कि 2 इलेक्ट्रॉन तो आप यहाँ तक निकाल दोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड तो यहीं तक होगी। कंपेरिजन आपको थर्ड का करना है, तो थर्ड का जो कंपेरिजन होगा वो कहाँ से होगा, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन से होगा। अब देखो इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको ये चेक करना है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। तो आप सभी को पता है कि आपका जो मैग्नीज वाला कॉन्फ़िगरेशन है ये वाला क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसका मतलब आपको एनर्जी भी क्या देनी होगी, ज़्यादा देनी होगी। इसका मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बोल रहा है आपसे, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एक्सहिबिटेड K3CO NO2 6, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है। और साथ में एक और कॉम्प्लेक्स उसने दिया है K3 कोबाल्ट ONO ब्रैकेट 6, ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला है, मतलब 2 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्स उसने दिए। और इन दोनों में वो आपसे रिलेशन पूछ रहा है आइसोमेरिज्म वाला। तो आइसोमेरिज्म वाला जो रिलेशन है, देखो आपको इजीली यहाँ से देख के पता चल रहा है कि इस वाले कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है वो NO2 है, मतलब यहाँ से किससे, जो मेटल आपकी उस मेटल से किससे जुड़ रहा है, नाइट्रोजन से जुड़ रहा है। इस वाले कॉम्प्लेक्स में जो NO2 किससे जुड़ रहा है, आपका ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। मतलब लिगेंड तो सेम है लेकिन लिगेंड में जो डोनर साइट हो गया डिफरेंट है। इसमें नाइट्रोजन से ये मेटल से जुड़ रहा है और इसमें ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। इसका मतलब कौन सा लिगेंड आपकी एम्बिडेंटेड, और एम्बिडेंटेड लिगेंड जो आपके आइसोमेरिज्म शो करते हैं वो कौन से करते हैं, लिंकेज। मतलब दोनों कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में लिंकेज क्या है, डिफरेंट। इसका मतलब इसमें कौन से आइसोमेरिज्म हो जाएगी आपकी, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म वाला जो ऑप्शन है वो कौन सा आपका ए। नेक्स्ट सवाल है आपका ये वाला, ठीक है। तो इसमें एक मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन दे के रखी है हमको, A + B गिव्स C, ठीक है। A से D जो बना रहे हैं वो स्लोएस्ट स्टेप है, ठीक है। D से B से जो C बन रहा है ये फास्ट है। हमको चूज़ करना है रेट, इक्वेशन एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A एंड B। B पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, है ना, क्योंकि हमको पता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन स्लोएस्ट स्टेप।
रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करती है, स्लोएस्ट स्टेप पर डिपेंड करती है। तो स्लोएस्ट स्टेप जो है ए है, ए से डी ये स्लोएस्ट है। तो हम लिखेंगे इसकी रेट इक्वेशन, ठीक है, रेट इक्वल टू के यानी कांस्टेंट और ए। स्लोएस्ट स्टेप में एक ए पर कोई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है यानी कि पावर 1 मानी जाएगी, ठीक है, और बी पर ये डिपेंड नहीं करेगा यानी बी की पावर आप 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है हल हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा 50, ठीक है, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं बच्चों। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ विच ऑर्डर इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो रेट लॉ लिखते हैं हम, रेट लॉ इस तरह से लिखा जाएगा, रेट बराबर के कांस्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर x, ठीक है ना। अब हम कह रहे हैं कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट विच ऑर्डर इज इक्वल टू यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट और रेट कांस्टेंट के ये दोनों इक्वल हो जाए, ऐसा कब होगा? ये तो तभी हो सकता है जब ये x की वैल्यू कितनी हो जाए, 0, और जो ये x की वैल्यू रहेगी ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक बार फिर से D 51, ठीक है ना। जो अगला क्वेश्चन है उस पर आते हैं। ये 52 नंबर का सवाल, x + 2y + z = n अकर्स बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म। एक मैकेनिज्म दी गई है एक रिएक्शन की, ये स्टेप इक्विलिब्रियम में है, इसके लिए हम Kc लिख लेते हैं, ठीक है। Kc बराबर आ जाएगा x × y के कॉन्सेंट्रेशन, उल्टा कर दिया मैंने, ये नीचे आएगा, और इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ m, ठीक है। अब इसको इधर भेजिए तो ये आ जाएगा Kc x × y = आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ m, ठीक है। इस पे अभी हम रुक जाते हैं, ये पहले स्टेप के अनुसार कर लिया। अब हमसे कहा जा रहा है m + z = p, ये स्लोएस्ट स्टेप है। तो इसी के टर्म में हमको क्या लिखना पड़ेगा, इसी के टर्म में हमको लिखना पड़ेगा रेट लॉ, ठीक है, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप के लिए ही रेट लॉ लिखा जाता है, ठीक है। तो रेट लॉ हो जाएगा हमारा रेट इक्वल टू के इंटू एम का कॉन्सेंट्रेशन इंटू जेड का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और एम की जगह हम ये ओवरऑल वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा रेट इक्वल टू के इंटू Kc इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। के और Kc डैश एक नया कांस्टेंट हो जाएंगे, कांस्टेंट और कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई होकर एक नया कांस्टेंट बना देंगे, के डबल डैश। तो ये इससे मिलती जुलती इक्वेशन है हमारी फिर से डी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, नीट परीक्षा में ये बहुत पूछे जाते हैं। लगभग 2 से 3 सवाल पिछले 5 साल में या 7 साल की बात जो बता रहा हूँ उसमें पूछे गए हैं। तो ये इस तरह के सवाल को सॉल्व करना बिल्कुल स्टूडेंट को आना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, स्टार्टिंग विद 1 मोल ऑफ कंपाउंड ए इट इज फाउंड दैट द रिएक्शन इज 3/4 कंप्लीटेड इन 1 आवर। आप एक बात समझिए, हाफ लाइफ का मतलब होता है कि आधा कंपाउंड खत्म हो गया है, ठीक है। माना कि मेरा स्टार्टिंग कंपाउंड 1 था, ठीक है, हाफ लाइफ एक कंप्लीट हुआ, एक टी हाफ कंप्लीट हुआ, तो ये बचा मेरा आधा, ठीक है। अगला जो टी हाफ कंप्लीट होगा उसमें ये इसका आधा बचेगा नेक्स्ट टी हाफ में, ठीक है। तो ये बचा, मतलब ये 1/2 बचा, आधा उड़ गया, 1/2 बचा, ठीक है, और 1/2 का अगला बचा 1/4। तो 2 टी हाफ में 1/4 कंपाउंड बचता है और 3/4 उड़ जाता है। यानी कि जो ये 1 आवर की वैल्यू दी गई है, कहाँ गया 1 आवर की जो वैल्यू दी गई है, ये 1 आवर की वैल्यू 2 टी हाफ है, यानी टी हाफ कितना आया 30 मिनट, ठीक है। 2 टी हाफ इक्वल टू 1 आवर और 60 मिनट, ठीक है। तो 1 टी हाफ क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 30 मिनट। एक टी हाफ 30 मिनट के बराबर हो गया। अब हमसे रेट कांस्टेंट पूछा है, तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है 0.693 अपॉन टी हाफ, डिवाइड कर देंगे 0.693 डिवाइड बाय 30 मिनट। इसको सॉल्व करेंगे तो जो है हमारा आंसर बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो जो आंसर बनने वाला है वो बन जाएगा हमारा सी ऑप्शन। चलो बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पे।
देखो 54 क्वेश्चन में आपको रिएक्शन दी हुई और रिएक्शन में उसने प्रोडक्ट बी के लिए आपसे पूछा है। तो देखो रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। देखो सबसे पहले उसने जो रिएक्टेंट आपको दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला रिएक्टेंट, उसकी रिएक्शन उसने PCl3 के साथ करवाई है। अब देखो PCl3 के साथ जब भी रिएक्शन होगी CH3 कार्बोक्सिलिक एसिड, और देखो जब PCl3 के साथ ये रिएक्शन होगी तो बताना क्या प्रोडक्ट मिलेगा। सिंपल सा है, आपको OH को यहाँ से हटाना है और यहाँ पे किसको ऐड कर देना है, क्लोरीन को। तो जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा A वो क्या हो जाएगा CH3CO और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, क्लोरीन। ये आपका प्रोडक्ट A हो गया। अब देखो उसने रिएक्शन के ऊपर फिर से आपको रिएजेंट दे रखा है और जो रिएजेंट है वो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको यहाँ पे दे रखा है और 1 इक्विवेलेंट उसने यहाँ पे यूज किया है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको क्या पार्ट मिलेगा, यहाँ से CH3 नेगेटिव। अब CH3 नेगेटिव क्या करेगा, आपका यहाँ पे अटैक करेगा। अच्छा SN2TH मैकेनिज्म होगी, कौन सी मैकेनिज्म होगी, SN2TH, या आप एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी आप इसको बोलते हो। तो 1 इक्विवेलेंट दिया तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये वापस जाएगा और इस Cl को यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा आपका CH3CO और CH3। ये आपका प्रोडक्ट मतलब आपको कीटोन फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलेगा। तो कीटोन आपका कौन से में बन रहा है, डी नहीं सॉरी आपका बी वाला, बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस रिएक्शन, मतलब ये भी रिएक्शन वाला क्वेश्चन है। आपको फाइनल प्रोडक्ट मतलब बी के बारे में उसने आपसे पूछा है। अब देखो आपको यहाँ पे टोलुइन दी हुई, टोलुइन की रिएक्शन उसने किसके साथ करवाई, KMnO4 और बेसिक मीडियम उसने आपका यहाँ पे यूज कर रखा है। तो देखो आप सभी जानते हो कि जब KMnO4 और बेसिक मीडियम यूज करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर जब भी कोई एल्काइल पार्ट जुड़ा होता है तो उसका क्या करता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन करके इस CH3 को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि जब आपका बेसिक मीडियम है तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको इस वाली फॉर्म में ना मिलके कौन सी फॉर्म में मिलेगा, सॉल्ट की फॉर्म में मिलेगा। कौन सी फॉर्म में मिलेगा आपको, सॉल्ट की फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, के पॉजिटिव और यहाँ पे क्या रहेगा नेगेटिव, मतलब सॉल्ट की फॉर्म में। अब देखो आगे उसने H3O पॉजिटिव ले रखा है, इसका मतलब यहाँ से क्या होगा कि H+ मिलेगा और उसके बाद ये किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आपका जो यहाँ से आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, जिसमें आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है और आपसे पूछा कि द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड, मतलब जो आपकी हेलिकल स्ट्रक्चर होती है वो कैसे स्टेबल, मतलब किसके थ्रू स्टेबलाइज्ड होती है। तो 4 ऑप्शन दिए, मतलब आपको ये याद होने चाहिए, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपकी जो प्रोटीन की हेलिकल स्ट्रक्चर होती है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आती है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो आपकी स्टेबल होती है वो किसी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सिक्वेंशियल रिएक्शन है। वही आपसे इसने पूछा गया कि सपोज द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अच्छा सपोज कर लिए, लास्ट में बोला कि द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट सॉल्ट बी इज, मतलब इस रिएक्शन में उसने बोला कि बी को इंटरमीडिएट है, वो कौन सा है, उसने आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा है। तो देखो ये वाली जो रिएक्शन आपकी कौन सी, डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन। देखो सबसे पहले क्या बनेगा, ए में आपका डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा और डायजोनियम सॉल्ट बन के क्या मिलेगा, N2 पॉजिटिव और HCl ले रखा है, इसका मतलब Cl- आपको मिलेगा। ये हो गया। उसके बाद HbF4 ले रखा है। अब देखो HbF4 के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो आपको क्या मिलता है, देखो ये सोल्ट है, क्या आपका सोल्ट है, और HbF4 देखो फ्लोरोबोरिक एसिड, क्या नाम है इसका, फ्लोरोबोरिक एसिड। तो ये H पॉजिटिव प्लस BF4 माइनस की फॉर्म में होता है। तो देखो ये Cl- यहाँ से हटता है, मतलब यहाँ से HCl आपको बाहर निकलता है और जो ये BF4 माइनस है वो इस सोल्ट के साथ जुड़ जाता है। तो आपको जो यहाँ पे इंटरमीडिएट मिलेगा वो क्या मिलेगा, N2 पॉजिटिव और ये BF4 माइनस इस फॉर्म में आपका रहेगा, मतलब फ्लोरोबोरेट आपका ये यहाँ पे होता है, मतलब डायजोनियम फ्लोरोबोरेट हम इसको बोलते हैं। तो ये आपका इंटरमीडिएट इस रिएक्शन में रहेगा। तो अब इसको मैच कर लो, कौन से ऑप्शन में बन रहा है, आपका ए में नहीं है, बी से आपका ये मैच करे, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। देखो 58 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ वन फॉलोइंग रिएक्ट्स विद ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज के साथ कौन सा रिएक्शन शो करता है। देखो इफेक्ट बेस्ड है, आपको याद होना चाहिए। NaHSO3 NH2OH हाइड्रोक्सिलामीन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ऑल ऑफ दिस। तो देखो आप सभी जानते हो कि जो आपका ग्लूकोज होता है वो NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं देता और ना 2,4 डीएनपी टेस्ट देता है। तो बचा कौन सा आपका, NH2OH आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट, मतलब कौन सा टोलेंट रिएजेंट को रिड्यूस करेगा, मतलब टोलेंट रिएजेंट के साथ वो रिएक्शन करेगा। तो आप सभी जानते हो
कि देखो सुक्रोज, माल्टोज, स्टार्च और सेलुलोज 4 बायोमोलिक्यूल्स ने आपको दे रखे। तो आप सभी जानते हो कि सुक्रोज टोलेरेंट टेस्ट नहीं देता है आपका, स्टार्च भी नहीं देता है, सेलुलोज भी नहीं देता है। कौन देगा? माल्टोज। क्यों? क्योंकि माल्टोज में हेमीएसिटल फॉर्म आपको मिल जाएगी, आपकी ACD में आपको हेमीएसिटल फॉर्म नहीं मिलेगी। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60। देखो 60 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस। मतलब आपसे वो ये पूछ रहा है कि कौन सा ईथर विलियमसन ईथर सिंथेसिस के थ्रू आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो देखो विलियमसन ईथर सिंथेसिस का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है कि आप एल्कोक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करवाते हो? एल्काइल हैलाइड के साथ में करवाते हो। अब देखो यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होती है ना वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होती है। कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है? SN2। अब देखो SN2 में आपको चेक क्या करना है कि आपका जो ये वाला पार्ट है, अब देखो SN2 रिएक्शन आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस का उसमें रोल होता है, तो RX आपका लेस स्टेरिक वाला होना चाहिए, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस उसमें होनी चाहिए। ये हो गया आपको, इतना सा आपको उसमें चेक करना है। अच्छा, इसके अलावा वो SN2 रिएक्शन देना भी चाहिए, तो आपको ये चेक करना है। देखो ए वाले ईथर को चेक करना है। देखो इसमें क्या होगा कि आपका देखो एक पार्ट तो आपका क्या रहेगा, यहाँ से आएगा, और एक पार्ट कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। तो मान लेते हैं कि ये वाला पार्ट आपका क्या बन जाए? एल्कोक्साइड बन जाए, और ये वाला पार्ट क्या बन जाए? आपका एल्काइल हैलाइड बन जाए। अब देखो ये वाला पार्ट यदि आपका एल्काइल हैलाइड बनेगा तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बनेगा, और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड यदि बनेगा तो SN2 रिएक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। उल्टा करके देख लो, यदि इसको आप एल्काइल हैलाइड बनाओगे और इसको आप एल्कोक्साइड बनाओ तो भी यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि जो CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे ये Cl ऐड भी हुआ तो भी यहाँ पे SN2 रिएक्शन आपको नहीं मिलती, क्योंकि ये वाला बॉन्ड क्या होता है? हाईली स्ट्रॉन्ग होता है और इजीली ब्रेक नहीं होगा, तो यहाँ पे भी आपको SN2 रिएक्शन नहीं मिलेगी। मतलब आप इसको भी विलियमसन ईथर सिंथेसिस से नहीं बना सकते। अच्छा, इसमें भी आ जाओ। देखो इधर PH और ये भी PH ही बेंजीन। यदि बेंजीन देखो अब किसी एक को आप क्या मानो? PH X मान लो, और एक को एल्कोक्साइड मान लो PHO नेगेटिव। तो देखो मेरे बताना, क्या जब बेंजीन से हेलोजन जुड़ा हुआ होता है तो क्या वो SN2 रिएक्शन दे सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकता। तो इस ईथर को भी आप यहाँ से फॉर्म नहीं कर सकते। C पे आना। अब देखो C में भी सेम वही, आपका इधर एल्काइन है और इधर कौन है? एल्कीन है। यदि किसी एक को भी आप एल्कोक्साइड और किसी एक को एल्काइल हैलाइड लोगे तो भी वहाँ पे SN2 रिएक्शन आपको नहीं मिलेगी। मतलब कोई सा भी ईथर आप यहाँ से फॉर्म नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61। देखो 61 क्वेश्चन बोल रहा है आपसे विच इज इनकरेक्ट। क्या आप पूछ रहा है आपसे वो? इनकरेक्ट। देखो इनकरेक्ट में आपको क्या चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। देखो रिएक्शन उसने आपको दे रखी, प्रोडक्ट भी उसने आपको बना के दे रखे, और इस रिएक्शन से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आपको क्या करना है? चेक करना है। देखो सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करना है। अच्छा, उसने पूछा कि आपसे इनकरेक्ट, इसके ऊपर आपको क्या करना है? कॉन्सेंट्रेट करना है। ऑप्शन ए, दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो आप सभी जानते हो कि फिनॉल का जो नाइट्रेशन वाले रिएक्शन है वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होती है, क्योंकि यहाँ से क्या जनरेट होता है? आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। तो ऑप्शन ए तो आपका क्या करेक्ट है। बी के ऊपर आना। बी बोल रहा है ए एंड बी कैन बी सेपरेटेड बाई वैक्यूम डिस्टिलेशन ना। वैक्यूम वर्ड उसने यहाँ गलत कर लिया, यहाँ पे क्या वर्ड होना चाहिए था? स्टीम। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और आपका आंसर भी क्या रहेगा? बी रहेगा, क्योंकि हमारा जो एग्जाम वो कौन सा? सिंगल चॉइस वाला है। ठीक है। सी, बी हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ए। मतलब ये बोल रहा है कि बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ए के कंपेरिजन क्या ज़्यादा है। तो देखो सही बात है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है? इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इसमें कौन सी होती है? इंटर मोलिकुलर। और इंटर और इंट्रा में जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है? इंटर, और उसकी वजह से उसके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेंगे? हाई रहेंगे। तो ये आपका करेक्ट है। डी बोला बी हैज इंटरमोलिकुलर एंड ए हैज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ए तो देखो ये साफ है, हमने यहाँ पे देख ही लिया। तो डी भी क्या करेक्ट है? पूछा गया उसने इनकरेक्ट, तो बी हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। देखो 62 में उसने आपको रिएक्शन दी, और रिएक्शन में जो ए प्रोडक्ट बना है वो आपसे पूछे, और उस ए प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में उसने आपसे पूछा है। तो देखो पहले रिएक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। देखो CH3CO CH3 एसीटोन की स्ट्रक्चर ये वाली होती है, और रिएक्शन के एरो पे उसने आपको क्या दिया है? Cl2 प्लस NaOH। अब देखो इस रिएजेंट और इस रिएक्टेंट को देख के आपको ये पहचाना है कि ये रिएक्शन कौन सी है। तो आप सभी जानते हो ये कौन सी रिएक्शन है? हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन में आप प्रोडक्ट क्या बनाते हो? एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है, और एक क्या बनता है? आपका हेलोफॉर्म बनता है। ये हो गया। तो अब हेलोफॉर्म में यहाँ पे कौन सा बनेगा? देखो हेलोफॉर्म, देखो एक प्रोडक्ट तो उसने आपको दे रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट दे दिया। अब हेलोफॉर्म में यहाँ पे उसने क्लोरीन यूज कर रखा है, तो क्लोरीन वाला जो प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा? CHCl3। मतलब क्लोरोफॉर्म आपको यहाँ पे मिलेगा। क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड पॉइंट्स आपको क्या होना चाहिए? यूज। देखो
याद होनी चाहिए ना। जो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, इनके जो यूजेज है वो आपको जो 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, उसमें पीछे उसने दे रखे हैं। तो देखो सीधा से आपको याद होना चाहिए। तो देखो ए में उसने हिप्नोटिक सब्सटेंस, ना ये आपका गलत है। इंसेक्टिसाइड, ना ये भी गलत है। सी बोला एनेस्थेटिक सब्सटेंस, तो ये आपका करेक्ट है। डी भी आपका क्या इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 63, व्हेन बेंजाइल मिथाइल ईथर इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ HI देन प्रोडक्ट्स विल बी, मतलब प्रोडक्ट के बारे में उसने पूछा। तो बेंजाइल मिथाइल ईथर को ड्रॉ कर लो। तो बेंजाइल मिथाइल जो ईथर है आपका, ये बेंजाइल पार्ट हो गया, मिथाइल पार्ट इधर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये बेंजाइल मिथाइल ईथर हो गया। इसकी रिएक्शन उसने किसके साथ करवाई है, HI के साथ, और HI को उसने किस में ले रखा है, एक्सेस में ले रखा है। ये हो गया। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन होकर आपको ये वाला कंपाउंड मिलेगा। उसके बाद देखो आपको मैकेनिज्म डिसाइड करनी है कि SN1 की ओर जाएगी या SN2, या मैं सिंपल से बोलूँ कि आपको बॉन्ड को पहले ब्रेक करना है। तो बॉन्ड किधर से ब्रेक होगा, जिधर से आपको स्टेबल कार्बोटाइन मिले, मतलब SN1 मैकेनिज्म पहले फॉलो हो जाएगी आपकी। ये हो गया। तो बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा, इधर से होगा, क्योंकि इधर से आपको क्या मिलेगा, स्टेबल कार्बोटाइन। अब जब स्टेबल कार्बोटाइन मिलेगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा और जो आपका I नेगेटिव है वो यहाँ पे अटैक कर देगा। इसका मतलब पहले जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो बेंजीन, और बेंजीन से क्या जुड़ जाएगा, CH2I। ये हो गया। दूसरा प्रोडक्ट क्या आपका CH3OH। अब देखो रिएक्शन आपकी यही नहीं रुकेगी, क्योंकि उसने जो रिएजेंट है उसको एक्सेस में ले रखा है, और जब एक्सेस में ले रखा है तो देखो आपका यहाँ OH है, तो वापस क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, और प्रोटोनेशन होकर क्या मिलेगा, H2O पॉजिटिव। अच्छा अब देखो ये आपका गुड लीविंग ग्रुप बन चुका है, और न्यूक्लियोफाइल कौन आपका I नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगी, कौन सी SN2, यहाँ पे अटैक करेगा, इसको यहाँ से बाहर निकालेगा। तो आपका जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा CH3I, मतलब दोनों ही प्रोडक्ट में आयोडीन आपका ऐड होगा। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा जिसमें CH3I होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा आपका, बी वाला आपका ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। देखो 64 वही सीक्वेंशियल रिएक्शन है। उसने आपको एल्कोहल दे रखा है, रिएक्शन के एरो पे PCC दे रखा है। अब आप सभी जानते हो कि PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। तो आपका जो एल्कोहल है उसको देखो 1 डिग्री को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे ये कौन सा डिग्री का एल्कोहल है, 2 डिग्री का। तो 2 डिग्री एल्कोहल को ये किस में कन्वर्ट करेगा आपका, कीटोन में। अब देखो कीटोन में कन्वर्ट करने के बाद आपको उसने रिएक्शन के एरो पे क्या दे रखा है, डाइल्यूट NaOH दे रखा है। और अब आपको इस रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है। डाइल्यूट NaOH और हीट उसने आपको दे रखी है। अब देखो कार्बोनिल कंपाउंड है, डाइल्यूट NaOH दे रखा है, हीट दे रखी है। तो कार्बोनिल कंपाउंड में कौन सी रिएक्शन ये शो करेगा, तो आप सभी जानते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि हीट भी उसने यहाँ पे दे रखा है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में हम डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, क्योंकि एक ही टाइप का उसने क्या देखा, वो रिएक्टेंट दे रखा है। तो देखो इस रिएक्टेंट को इस टाइप से लिख लो, ये इस टाइप से आपने लिख लिया। इसके बाद दूसरे रिएक्ट मतलब इसी को किस टाइप से लिखो कि इसके आप जो अल्फा हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकाल सको। तो अल्फा हाइड्रोजन कौन सी, ये वाली। इसके बाद यहाँ से क्या करो, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो। जैसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालोगे तो फाइनल जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड, और ये कीटोन वाला पार्ट आपका इस टाइप से रहेगा। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट वो क्या रहेगा, ये वाला। अब इसको आप अपने ऑप्शन से मैच कर लो। तो आप जब ऑप्शन से मैच करने जाओगे तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। देखो 65 वही वापस से आपका सीक्वेंशियल रिएक्शन वाला क्वेश्चन है। देखो वापस से उसने इसमें यहाँ पे PCC दे रखा है। अब PCC दे रखा है वही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएजेंट है। तो 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को वो आपको कीटोन में कन्वर्ट करेगा। तो देखो सबसे पहले क्या होगा कि आपके इस कंपाउंड में 2 एल्कोहल दिए हुए, तो इस वाले एल्कोहल को क्या करेगा, कीटोन में, और इस वाले एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, आपका एल्डिहाइड में। तो ये हाँ ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अब देखो इसके बाद उसने आपका जो सेकंड एरो है रिएक्शन का, उस सेकंड एरो पे उसने इथाइलिन ग्लाइकोल यूज कर रखा है। और आप सभी जानते हो कि ग्लाइकोल क्या एल्कोहल है, और एल्कोहल की रिएक्शन अब या तो क्या होगी, कीटोन के साथ होगी या फिर एल्डिहाइड, क्योंकि उसने वहाँ 1 इक्विवेलेंट मेंशन कर रखा है। अब 1 इक्विवेलेंट है तो या तो वो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा कीटोन। अब देखो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, 1 इक्विवेलेंट उसने आपको दे रखा है। तो ज़्यादा रिएक्टिव पार्ट कौन सा, एल्डिहाइड या कीटोन। तो आप सभी जानते हो एल्डिहाइड क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। तो जो रिएक्शन होगी वो कहाँ पे होगी, यहाँ पे। अब देखो एल्कोहल के 2 पार्ट आपके ग्लाइकोल में होते हैं। इसका मतलब देखो डायरेक्ट आप प्रोडक्ट कैसे बनाते हो कि ये OH और ये OH, आप क्या करोगे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालो, और जैसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालोगे तो देखो क्या होगा कि आपका ये ऑक्सीजन और वो ऑक्सीजन यहाँ से क्या होंगे, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट आपको किस टाइप से दिखाई दे, ये आपका यहाँ पे हो गया। एक मिनट, ठीक है। अब देखो इसमें आपका देखो ये हो गया,
ये आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या, सेकंड में उसने आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहाँ पे रिएक्शन करेगा आपका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका रिएक्शन करेगा, देखो ये तो आपका एसिटल वाला पोर्शन हो गया, एसिटल के साथ आपका ग्रिग्नार्ड रिएक्शन नहीं करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, वो कीटोन के साथ। और जब कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा, देखो ग्रिग्नार्ड वाले पोर्शन से आपको क्या मिलेगा, CH3 नेगेटिव। अब CH3 नेगेटिव आपको यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो देखो प्रोडक्ट आपको किस टाइप से मिलेगा, ये हो गया। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, O नेगेटिव, CH3 आपको यहाँ पे ऐड हो चुका है, और ये ऐसे का ऐसे ही आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ये हो गया। अब देखो इसके बाद उसने नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या दे रखा है, H3O पॉजिटिव। अब देखो H3O पॉजिटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, देखो इस वाले बॉन्ड का भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और वापस आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड, और यहाँ से क्या ऐड हो जाएगा आपका H। तो फाइनल जो प्रोडक्ट रहेगा आपको वो क्या रहेगा कि यहाँ पे OH और ये CH3, और वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। अब देखो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। अब फाइनल प्रोडक्ट को आप क्या करो, अपने जो 4 ऑप्शन दिए उनसे मैच कर लो। तो जो हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है वो कौन सा हो जाएगा आपका, देखो सॉरी, अच्छा एक कार्बन हमने इसमें ज़्यादा ले रखा है, तो ऐसे करो एक कार्बन को कम करके चलो ना, यहाँ पे ये एल्डिहाइड, ये यहाँ पे भी क्या है, ये सीधा यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसमें भी क्या है यहाँ से सीधा जुड़ा हुआ, और इसमें भी यहाँ से सीधा जुड़ा हुआ, ये हो गया। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा बी वाला। अच्छा क्वेश्चन 66, देखो क्वेश्चन 66 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट यूज्ड टू प्रिपेयर बेंजल्डिहाइड, मतलब आपसे ये बोला है कि कौन सी रिएक्शन को हम बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो चारों रिएक्शन को चेक कर लो। देखो फर्स्ट जो ऑप्शन ए में आपको रिएक्शन दी हुई है, आपको एसिड क्लोराइड दिया हुआ है, H2 पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट, तो आप सभी जानते हो ये रोजनमूड रिडक्शन है। अब देखो रोजनमूड रिडक्शन में क्या होगा, यहाँ पे आपका एल्डिहाइड यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे तो आपको बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, ये हो गया। अच्छा ऑप्शन बी में देखो, ऑप्शन बी में MnO2 दे रखा है, हीट दे रखी है, तो ये क्या MnO2 आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। अब देखो MnO2 ओनली एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। तो आपका ये वाला जो कंपाउंड है वो कैसा है, बेंजाइलिक एल्कोहल है, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको सीधा सा बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सी देखो CrO2 Cl2 और वाटर दे रखा है, आपकी रिटार्ड रिएक्शन है, तो CH3 किस में कन्वर्ट करती है, डायरेक्ट आपकी बेंजल्डिहाइड में, तो यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड, ये होगी। अब देखो लास्ट ऑप्शन बच गया, देखो NaBH4 है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिडक्शन वाली रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो आपको यहाँ पे बेंजल्डिहाइड भी नहीं मिलेगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। क्वेश्चन 67, देखो क्वेश्चन जो 67 है ये भी आपकी सिक्वेंशियल रिएक्शन है, और फाइनल प्रोडक्ट उसने सी आपसे पूछा है। देखो रिएक्शन के यूरोप पे उसने Br2H दे रखा है, मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन है या फोटो हेलोजिनेशन वाली रिएक्शन है। देखो सबसे पहले इस कंपाउंड को लिख लो, और देखो रिएक्शन पे उसने आपको क्या दिया है, Br2H। देखो Br2H से यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, Br रेडिकल मिलेगा। और देखो डायरेक्ट हम प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं कि आपके कंपाउंड में जो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बने उस जगह पे क्या करो, Br रेडिकल को आप या हेलोजन जो रेडिकल उसको वहाँ पे ऐड कर दो, तो जो मोर स्टेबल रेडिकल मिलेगा आपको वो कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। तो हमारे यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, आपका Br ऐड यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया। तो ये वाला प्रोडक्ट तो आपका ये वाला हो गया। अच्छा उसको एक्सेस में क्यों रखा है, क्योंकि रिएक्शन तभी आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी जब आप इसको किस में लो, एक्सेस में लो, ये हो गया। उसके बाद उसने आपका जो सेकंड एरोस पे CH3 मतलब इस वाले कंपाउंड की रिएक्शन उसने किसके साथ करवाई आपने, CH3O नेगेटिव, मतलब आपका ये सॉल्ट फॉर्म दे रखा, ये हो गया। अब देखो CH3O नेगेटिव दे रखा है और एल्काइल हैलाइड आपके सामने। अब देखो CH3O नेगेटिव कैसे बिहेव करेगा यहाँ पे, या तो न्यूक्लियोफाइल की तरह या फिर आपके बेस की तरह। तो देखो आप सभी जानते हो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड दिया है, और आपका ये है जो कैसे बिहेव करेगा, एज ए बेस बिहेव करेगा। तो इसका मतलब कौन सी रिएक्शन होगी, E2 रिएक्शन होगी, और E2 रिएक्शन होगी तो आपको एल्किन मिलेगी। अब एल्किन कहाँ से मिलेगी, क्योंकि E2 रिएक्शन है तो मोर स्टेबल एल्किन आपको मिलनी चाहिए। अब मोर स्टेबल एल्किन कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी या फिर यहाँ से मिलेगी, वो आपको चेक करना है। तो देखो आप क्या करते हो, हम जनरली बोलते हैं सेट जेब एल्किन हमारी मोर स्टेबल एल्किन होती है। तो सेट जेब एल्किन कहाँ से मिलेगी, आपका यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या हो, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हो। तो देखो तो आपकी जो एल्किन मिलेगी वो कौन सी हो जाएगी, आपको ये वाली एल्किन मिल जाएगी। अच्छा अब देखो उसके बाद उसने क्या दे रखा है, O3 जिंक H2O, मतलब ओजोनोलाइसिस वो करवा रहा है। तो जब आप इसका ओजोनोलाइसिस कराओगे तो ओजोनोलाइसिस में आप क्या करते हो, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, इधर भी ऑक्सीजन और इधर भी ऑक्सीजन। तो फाइनल जो प्रोडक्ट रहेगा आपका वो क्या रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड
ये फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। अब फाइनल प्रोडक्ट को आप अपने ऑप्शन से मैच कर लो, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस एल्कोहल। ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सी रिएक्शन आपका एल्कोहल प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो देखो लिथियम एल्यूमिनियम, मतलब सभी रिएक्शन के यूरोप पे उसने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा है। तो देखो एसिड एनहाइड्राइड है, और एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाते हो तो वहाँ पे आपको एल्कोहल मिलता है। मतलब इस वाले पार्ट का भी एल्कोहल मिलेगा और इसका भी एल्कोहल, मतलब CH3 CH2OH आपको यहाँ पे एल्कोहल मिलेंगे और 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, एल्कोहल। तो CH3 CH2OH यहाँ से भी एल्कोहल मिलेगा। अच्छा, एस्टर दे रखा, तो एस्टर का भी ये रिडक्शन करेगा और यहाँ से भी आपको एल्कोहल मिलेगा, CH3 CH2OH प्लस CH3OH, ये हो। अच्छा, डी वाले ऑप्शन में देखो उसने आपको एमाइड दे रखा है, और जब एमाइड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आप करवाते हो तो वहाँ पे एल्कोहल ना मिलकर आपको एमीन मिलती है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट रहेगा वो CH3 और क्या हो जाएगा, CH2NH2, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में आपको एल्कोहल नहीं मिल रहा, डी वाले, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अच्छा, ये सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक आपका कहाँ पे होगा, जिस बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे अटैक जल्दी होगा। तो आपको क्या करना है, बेंजीन पे जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उन ग्रुप्स के इलेक्ट्रॉन इफेक्ट चेक कर लो, मतलब +M -M +H आपका -I या +I, वो इफेक्ट आपको क्या करना है, चेक। तो देखो OH ग्रुप का जो इफेक्ट होता है वो क्या इफेक्ट होता है, +M। Cl का देखो आपका यहाँ पे +M और -I होता है, लेकिन डोमिनेंट कौन सा करता है, -I, ये हो गया। इसके ऊपर CH2OH है तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे +H शो करेगा, ये हो गया। NO2 -M, तो देखो यहाँ पे -M है, यहाँ पे +H है, यहाँ +M है और यहाँ पे -I डोमिनेट कर रहा है। तो +M वाला एक ही, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या ज़्यादा है, तो ये वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी क्या होगा, जल्दी देगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ, रिलेटिव रिएक्टिविटी पूछी। अच्छा, उसने कंपैरिजन करवा रखे, मतलब ऑर्डर में अरेंज उसने आपसे करवाया है। तो देखो ऑप्शन 1 में उसने बेंजाइल क्लोराइड, देखो बेंजाइल क्लोराइड कौन सा होता है, बेंजीन है, और बेंजीन से क्या जुड़ रहा है, CH2Cl, ये आपका बेंजाइल क्लोराइड हुई। सेकेंड में उसने पैरामिथॉक्सी बेंजाइल क्लोराइड, मतलब सेम यही पार्ट है, बस इस बेंजीन की आपकी जो पैरा पोजीशन है उस पर क्या जुड़ जाएगा, मिथॉक्सी और CH3, और ऊपर वाला पोर्शन क्या आपका सेम है, CH2Cl, ये हो गया। थर्ड वाले में उसने पैरा नाइट्रोबेंजाइल, मतलब सेम यही पोर्शन है, CH2Cl तो वही है, इसकी जो पैरा पोजीशन है उस पर उसने कौन सा ग्रुप ऐड कर दिया, NO2। अब देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आप करते हो तो सबसे पहले चेक किया करो कि डिफरेंस कहाँ नजर आ रहा है। तो डिफरेंस आप सभी को यहाँ OCH3 यहाँ NO2 है, तो क्या करो इनके इफेक्ट चेक कर लो। अच्छा, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ, अच्छा टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, किसके लिए पूछा, SN1 रिएक्शन। तो आप सभी जानते हो SN1 रिएक्शन के रेट के जो कंपेरिजन आप या रिएक्टिविटी के कंपेरिजन करते हो वो कार्बोटाइन से करते हो। तो कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पे रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, या रेट भी उसका क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो मेरे बताना यहाँ पे जैसे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसमें यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो तीनों कार्बोटाइन में से कौन सा कार्बोटाइन आपका ज़्यादा स्टेबल है, तो बताना मेरे को। देखो यहाँ पे तो कोई भी ग्रुप नहीं है जो इस कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। यहाँ पे OCH3 दिया हुआ है, तो OCH3 आपका +M इफेक्ट शो करता है, और +M कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। यहाँ NO2 -M इफेक्ट शो करता है, और -M वाले कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो ऑर्डर में सबसे आगे कौन रहेगा आपका, सेकेंड वाला, उसके बाद फर्स्ट वाला और सबसे पीछे थर्ड वाला। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा हमारा, सेकेंड फर्स्ट थर्ड, मतलब सी वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, देखो 71 में सेम वही आपको फिर से रिएक्शन है। अच्छा, वही आपको बेंजाइल ब्रोमाइड दे रखा है, मैग्नीशियम डाइथर और वाटर, मतलब H3O पॉजिटिव उसने आपको दे रखा है। तो देखो सबसे पहले उसने क्या दे रखा है, एल्काइल हैलाइड, और रिएक्शन के एरो पे मैग्नीशियम ड्राई ईथर, मतलब कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करो, रिएक्शन कंप्लीट करो। तो C6H5CH2 और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, MgBr, ये आपका क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। अच्छा, सेकंड स्टेप में उसने H3O पॉजिटिव, अब देखो H3O पॉजिटिव से क्या होगा, यहाँ पे देखो H3O पॉजिटिव से क्या होगा कि यहाँ से आपको H+ मिलेगा, और यहाँ पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस H+ यहाँ से ले लेगा, और जो बनने वाला प्रोडक्ट आपका रहेगा C6H5 और ये CH3 आपका बन जाएगा, मतलब आपका टोलुइन यहाँ पे बनेगा। तो टोलुइन कौन से ऑप्शन बन रहा है आपका, बी वाले में।
नेक्स्ट क्वेश्चन 72। देखो 72 क्वेश्चन बोला है द रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा सेम HI वाली रिएक्शन है और आपको ये वाला रिएक्टेंट उसने दे रखा है। तो देखो पीएच ऑक्सीजन CH3, HI को उसने किस में ले रखा है, XS में ले रखा है। देखो पहला काम क्या होगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा। प्रोटोनेशन होने के बाद अब देखो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी मैकेनिज्म होगी। तो देखो ये मैकेनिज्म जो आपकी होगी, सबसे पहले SN2 मैकेनिज्म होगी। कौन सी मैकेनिज्म होगी, SN2, क्योंकि SN1 यहाँ पे पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी आपका कार्बोटाइन स्टेबल नहीं बनेगा और यहाँ से भी स्टेबल कार्बोटाइन नहीं बनेगा। तो सबसे पहले बॉन्ड आपका किधर से ब्रेक होगा, आपका बॉन्ड ब्रेक होगा आपका इधर से, क्योंकि यहाँ से तो SN2 पॉसिबल है ही नहीं। तो आपका जो I नेगेटिव है यहाँ से, वो I नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, आपका CH3 के ऊपर अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा, PHOH प्लस CH3I ये होगी। अब देखो उसने एक्सेस में ले रखा है तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे वापस रिएक्शन होनी चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि यदि आप यहाँ रिएक्शन करवाने जाओगे तो देखो यहाँ पे PHOH का प्रोटोनेशन हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखो ये ना तो SN1 रिएक्शन फॉलो करेगा और ना ही SN2, तो ये रिएक्शन आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी नहीं। तो फाइनल आंसर जो आपका रहेगा उसमें क्या रहेगा, अगर फिनॉल और CH3I रहेगा। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा यहाँ से, PHOH CH3I, मतलब ए वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। देखो 73 में अच्छा एल्किन दे रखी है, एक एरो पे H3 पॉजिटिव और दूसरे एरो पे उसने BH3, मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है। तो देखो एल्किन के ऊपर H3 पॉजिटिव का आपको क्या करवाना है, एडिशन करवाना है। तो आप सभी जानते हो जब H3 पॉजिटिव की रिएक्शन एल्किन के साथ होती है तो आपको कुल मिला के H और OH का एडिशन करना है। अच्छा मार्कोनिकोव रूल आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो ए वाला जो प्रोडक्ट आपका रहेगा वो क्या रहेगा, देखो ये CH, तो देखो हाइड्रोजन ज़्यादा कहाँ यहाँ, तो ये CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन कम है तो यहाँ क्या ऐड हो जाएगा OH, क्योंकि आपको मार्कोनिकोव वाला प्रोडक्ट बनाना है। तो ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया आपका ये। अच्छा बी वाला प्रोडक्ट चेक कर लो, बी वाला देखो BH3 TH हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करना है। तो जस्ट इसका अपोजिट आपको करना है। तो अपोजिट कैसे करोगे कि ये आपका कंपाउंड हो गया, यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा आपका H। ये कौन सा प्रोडक्ट आपका बी। अब ए और बी को चेक कर लो, देखो बहुत ना दोनों में सेम प्रोडक्ट आपका नहीं मिला, तो ए और बी तो आपका आंसर नहीं हो सकता। सी और डी में से आपका आंसर जाएगा। अब सी और डी में देखो उसने पूछा ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली, मतलब पहले ए को आपको चेक करना, तो ए कौन सा आपका, जहाँ OH कहाँ जुड़ रहा है यहाँ पे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी वाला। ये एक मिनट देखो ए कौन सा बन रहा है CH3OH ना, सॉरी आंसर क्या रहेगा हमारा डी वाला। 73 चेक कर लो, 73 डी ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव प्राइमरी एल्कोहल एज ए मेजर प्रोडक्ट। वही आपसे बोल रहा है कि कौन सी रिएक्शन में एल्कोहल और कौन सा बन रहा है, प्राइमरी एल्कोहल उसने आपसे पूछा है। प्राइमरी एल्कोहल आपका मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में बनना चाहिए। तो देखो रिएक्शन चेक करते हैं। फॉर्मूलेट दे रखा है CH3MgI, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब आप फॉर्मूलेट के साथ कराओगे तो देखो यहाँ पे ये अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो बनने वाला फाइनल प्रोडक्ट क्या रहेगा CH3 CH2 और O नेगेटिव, आगे उसने वाटर दे रखा है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा OH। तो ये जो एल्कोहल है वो कौन सा है 1 डिग्री, तो सही है। बी में आना, देखो बी में क्या है CH3 C डबल बॉन्ड OH और सेम वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। देखो यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो CH3 CH CH3 और यहाँ O नेगेटिव और H मिल जाएगा तो OH। तो ये कौन सी डिग्री है 2 डिग्री, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। सी में देखो, सी में यहाँ अच्छा एस्टोन है तो यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, और डी में देखो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, OH दे रखा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 75 देखो 75 में उसने क्या पूछ रखा है, रिएक्टेंट दे रखा है, रिएक्शन के एरो पे CH3O नेगेटिव हीट। अच्छा देखो एल्काइल हैलाइड आपको दिया हुआ है और रिएक्शन के एरो पे CH3O नेगेटिव। अब आपको ये रिएक्शन डिसाइड करनी है कि ये कौन सी रिएक्शन है। तो देखो फ्लोरीन को आपने बहुत कम रिएक्शंस में देखा है। फ्लोरीन की रिएक्शन क्या होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि फ्लोरीन वाला बॉन्ड क्या होता है हाईली स्ट्रॉन्ग होता है और इजीली ब्रेक नहीं होता है। तो फ्लोरीन की रिएक्शंस बहुत कम होती है। तो इस वाले कंपाउंड को आपने कहाँ देखा, एलिमिनेशन वाले पोर्शन में देखा है। अब देखो एलिमिनेशन में आपको डिसाइड करना है कि ये E1 होगी या E2 होगी। अब E1 और E2 में से डिसाइड करोगे तो ये कौन सी रिएक्शन को जाएगी, आपकी E2 रिएक्शन को फॉलो करेगी। अब E2 के बाद आपको डिसाइड करना है कि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो एल्कीन का जब जब एल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन होता है तो वहाँ 2 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, एक सेडजेव प्रोडक्ट और एक हॉफमैन प्रोडक्ट। तो देखो जब आपका फ्लोरीन या वीक लिविंग ग्रुप हो और उनके स्ट्रॉन्ग -M या -I इफेक्ट होते हैं
तो वहाँ पे सेट द प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट ना हो के आपका मेजर प्रोडक्ट कौन होता है, होपमैन प्रोडक्ट मेजर होता है। तो सिंपल से आपको इसमें क्या करना है, होपमैन प्रोडक्ट मेजर बनाना है। तो देखो आपका क्या है, यहाँ पे जो एच है ये भी बीटा पोजीशन है और यहाँ पे जो एच है वो भी क्या है, बीटा पोजीशन है। अब दोनों में से आप होपमैन प्रोडक्ट कहाँ से बनाओगे, अच्छा होपमैन प्रोडक्ट कौन सा होता है, जहाँ लेस स्टेबल एल्किन का फॉर्मेशन हो। तो लेस स्टेबल एल्किन कहाँ से मिलेगी, जब आपका बेस इस वाले एच को एब्स्ट्रैक्ट करे। देखो क्योंकि इस एच की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, आपकी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे जो बनने वाला नेगेटिव चार्ज है वो क्या होता है, यहाँ पे बनने वाला नेगेटिव चार्ज के कंपेरिजन में हाईली स्टेबल होता है। तो आपका क्या होगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो जो बनने वाली एल्किन रहेगी उसमें डबल बॉन्ड कहाँ होना चाहिए, यहाँ। तो ऐसा आपका ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, देखो 76 आपको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डायरेक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। अच्छा ब्रैकेट में उसने दे रखा है SN मतलब एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब SN2 रिएक्शन SN2TH, ये हो गया। मतलब आपके कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर है वहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो देखो इसमें चेक करो, जो सेम पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन जो बेंजीन से COOCH3 ये वाला पोर्शन सेम है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है, यहाँ NO2 है, यहाँ OCH3 और यहाँ क्या है CH3 है। तो आपको SN2TH के रेट के कंपैरिजन करने हैं। अब देखो SN2TH के रेट के कंपैरिजन कैसे करोगे कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, देखो न्यूक्लियोफाइल आपको अटैक करेगा इस कार्बोनिल वाले CO ग्रुप के ऊपर करेगा। तो इस CO के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा वहाँ पे अटैक भी क्या होगा, उतना जल्दी होगा। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे चेक करोगे, देखो बेंजीन 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 चारों में क्या सेम डिफरेंस कहाँ रहे हैं, यहाँ NO2 या OCH3 या CH3। देखो CH3 का जो इफेक्ट होता है +H, OCH3 का आपका जो इफेक्ट है वो +M, NO2 का -M। अब देखो -M वाले क्या करेंगे, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी क्या करेगा, ज़्यादा जनरेट करेगा। तो जब ज़्यादा जनरेट करेगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक भी यहाँ क्या करेगा, इजीली करेगा। तो मोस्ट रिएक्टिव आपका कौन सा कंपाउंड रहेगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 77, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन आप सब जानते हो कि स्टेरिक हिंड्रेंस का उसमें रोल होता है। तो सबसे पहले जो कंपाउंड दिए हुए उनकी डिग्री चेक करूँ। तो देखो ये वाला जो कंपाउंड है ये आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये आपका 3 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो आंसर क्या जाएगा, A और D में से आपका आंसर जाएगा। अब A और D में कैसे चेक करो कि आपकी इस अल्काइल हैलाइड की जो बीटा पोजीशन है, इस बीटा पोजीशन में क्या हो रही है, ब्रांचिंग हो रही है। और जब ब्रांचिंग होती है मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस आ गई यहाँ पे, तो इसका रेट क्या जाएगा स्लो और ज़्यादा किसका हो जाएगा, A वाले का। देखिए 78 हमसे कह रहा है कि ननस्ट इक्वेशन दी गई है, ठीक है, और हमसे कहा जा रहा है ln(q) की जो वैल्यू है वो Kc के बराबर है, ठीक है। जब ln(q) इक्वल टू Kc इट मीन्स इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम है अगर तो डेफिनेट सी बात है कि डेल्टा G इक्वल टू क्या होगा, 0, और डेल्टा G बराबर होता है -NFE, ठीक है। यानी कि ये 0 है, N और F की वैल्यू तो फिक्स ही है, N तो कुछ ना कुछ हो गई, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो 1 2 3 4 के टर्म में आएगा, फैराडे कांस्टेंट फिक्स है, तो E की वैल्यू 0 होएगी निश्चित बात है, ये E शुड बी 0। यहाँ ऑप्शन है कुछ E बराबर 0, ये आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। द रिलेशन अमंग कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट। देखिए देखते हैं, फॉर्मूला होता है R इक्वल टू ρL/A। L/A को हम कहते हैं सेल कांस्टेंट, R को और रो को अगर हम पलट देते हैं सो 1/R दैट विल बी इक्वल टू G, चालकत्व यानी कंडक्टेंस कहते हैं, और 1/ρ ये कहलाएगा आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो अब हम इस रिलेशन को उलट लेते हैं, ठीक है। सो 1/R इक्वल टू ρL/A, ये उलट जाएगा, सो ये हो जाएगा A/ρ और L, ये हो जाएगा पूरा रिलेशन। तो 1/ρ इज कॉल्ड कप्पा, 1/ρ को हम कप्पा कह देंगे, तो ये नई इक्वेशन बनेगी G इक्वल टू कप्पा बाय सेल कांस्टेंट, कप्पा बाय सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो कप्पा बाय सेल कांस्टेंट क्या होता है, L/A, सो दैट विल बी A/L, ठीक है, A/L, G बराबर KA/L, ये आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। रेडॉक्स का सवाल है, कॉपर 2+ से कॉपर पे जाने की जो वैल्यू है वो दी गई है 0.34, ये ERP है, रिडक्शन पोटेंशियल है।
SN2+ से SN पे जाने की जो वैल्यू है ये दी गई है -0.136, ठीक है। और H+ से H2 की जो वैल्यू दी गई है ये है 0.0 वोल्ट। तो देखो बहुत क्लियर है, ERP वैल्यूज़ तीनों दी गई हैं, हमसे पूछा गया कौन आसानी से रिड्यूस होगा, ठीक है। तो ERP का मतलब है भाई साहब कि जितना ज़्यादा वैल्यू पॉजिटिव उतना ईजीली रिडक्शन। ERP का फुल फॉर्म बोलो, ईजी रिडक्शन पोटेंशियल अगर वैल्यू पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वैल्यू किसकी है? कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव है। हमसे पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कॉपर सबसे पहले रिड्यूस होगा, बिल्कुल करेक्ट है। फिर हाइड्रोजन रिड्यूस होगा, ठीक है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। SN2+ का रिडक्शन होगा नहीं, दोनों में से कोई भी SN2+ का रिडक्शन नहीं करा पाएंगे क्योंकि इसका रिडक्शन नेगेटिव है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। का क्वेश्चन है और नाइट्रोजन फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं वो फैक्ट बेस्ड ज़्यादा होते हैं। मतलब ब्लॉक केमिस्ट्री की मैं यदि बात करूँ तो ब्लॉक केमिस्ट्री में आपको फैक्ट क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। यदि आपको फैक्ट्स याद है तो आप क्वेश्चन को ईजिली कर लोगे, अदरवाइज आपको स्किप करना ही पड़ेगा। ये हो गया। तो क्वेश्चन जो 81 है, 81 क्या बोला, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या पूछा उसने? इनकरेक्ट। देखो जैसे ही करेक्ट इनकरेक्ट बोले उसको पहले क्या कर लिया करो, सर्कल कर लिया करो। रिगार्डिंग ट्राई हेलाइट्स EX3 एंड पेंटा हेलाइट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, मतलब EX3 और EX5 के जो आपके हेलाइट्स है उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स उसने दे रखे हैं। अब देखो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं यदि बात करूँ ऑप्शन ए में उसने दे रखा है EX3 इज मोर कोवलेंट देन EX5, ना गलत। क्यों? क्योंकि देखो EX3 में देखो जैसे मान लेते हैं जैसे PCl3 मान लो या PCl5 मान लो, इस टाइप से ये हो गया। तो मेरे को बताना कोवलेंट करेक्टर कहाँ ज़्यादा होगा, जिसके ऊपर देखो फजान रूल को आपको क्या करना है, यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना है 5 +5 और यहाँ पे कितना है +3, क्योंकि ये देखो हेलोजन तो सेम है, ये हो गया। तो मेरे को बताना जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही उसमें क्या होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा हो, और पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो कोवलेंट करेक्टर भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो आपका जो ए वाला वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया और हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए। अच्छा BCD भी चेक लो। नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटा हेलाइट्स, तो आप सभी जानते हो कि नाइट्रोजन पेंटा हेलाइट नहीं बनाता क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते। तो क्या हो जाएगा बी आपका क्या करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। जो ट्राई हेलाइट्स एक्सेप्ट BiF3 आर प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट, तो ये भी कैसा होगा, करेक्ट है। ओनली NF3 इज नॉन टू बी स्टेबल अमंग्स द ट्राई हेलाइट्स ऑफ नाइट्रोजन, तो देखिए ये भी कैसा होगा, करेक्ट है, क्योंकि NF3 वाला जो कंपाउंड है वो क्या तो हाईली स्टेबल। नाइट्रोजन और फ्लोरीन की जो ओवरलैपिंग होती है क्या होती है, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग। बाकी नीचे आप जाओगे तो वहाँ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो जो मोर स्टेबल होता है वो कौन होता है, NF3। तो डी भी आपका करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कैटायन। अच्छा कैटायन वर्ड यूज किया, तो देखो कैटायन वर्ड यूज किया तो आपको कैटायन वाला चेक करना है यहाँ पे। तो कैटायन आपका कौन सा है, बी और डी है, तो मतलब ए और सी को तो आपको वैसे चेक नहीं करना, ये हो गया। अब ए और सी को चेक नहीं करना, बी और डी में चेक कर लो। अब बी और डी में देखो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, मतलब अच्छा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन से कंपाउंड होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सभी लिगेंड क्या हो, सेम हो। तो आपको एक कंपाउंड जो नजर आ रहा है वो कौन सा है, बी नजर आ रहा है ऐसा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 83 क्या बोल रहा है आपसे, विच कोऑर्डिनेशन एंटिटी एक्सहिबिट फेक मर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दिए हुए उनमें से फेक मर आइसोमेरिज्म कौन सा करेगा। तो आप सभी जानते हो कि फेक मर आइसोमेरिज्म आपको कहाँ मिलती है, जहाँ आपको इस टाइप का कंपाउंड मिले Ma3B3, ऐसा कंपाउंड आपको जहाँ मिलेगा वहीं पे आपको फेक मर आइसोमेरिज्म मिलेगी। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे चेक करो कि Ma3B3 जैसा कौन सा है, तो देखो ए वाला है क्योंकि M मेटल होगी, A3 मतलब ये लिगेंड हो गए और B3 ये भी लिगेंड हो गए, तो ए आपका आंसर शो करेगा। अच्छा बी देखो, बी में कोबाल्ट डाइइन और Cl3, देखो एक तो मैच करा B3, अब ये A3 है या नहीं, तो देखो डाइइन कौन सा आपका लिगेंड होता है, डाइइन आपका लिगेंड होता है CH2 NH2, यहाँ पे आपका NH CH2 और यहाँ पे क्या रहेगा NH2। देखो ये जो आपका डाई इन है वो ट्राइडेंटिसिटी शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर। तो देखो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। और देखो तीनों डोनर एटम के सेम ही तो नाइट्रोजन है तीनों में, इसका मतलब ये भी कैसा आपका Ma3B3 टाइप का है, तो बी भी आपका आंसर शो करे। अच्छा डी देखो ये 4 आ गया, यहाँ पे क्या गया 2, तो डी आपका आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सेज हैव डिफरेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वो आपसे ये पूछ रहा है कि ऑप्शन में आपको 2 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं पेयर की फॉर्म में, और उन पेयर की फॉर्म में कौन से कंपाउंड सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रखते हैं।
मतलब हैव डिफरेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब डिफरेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनके पास होने चाहिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो, देखो ऑप्शन ए में निकल अमोनिया 6, निकल F6 4 माइनस। देखो इसमें निकल जो आपका है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, निकल +2 में, और जो ये वाला है उसमें भी निकल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, F6 मतलब -6, और उधर जाएगा तो +6, मतलब यहाँ पे भी निकल किस में, +2 में, ये हो गया। अच्छा, दोनों ही कंपाउंड में निकल +2 में है। अच्छा, लिगेंड चेक कर लो कि स्ट्रॉन्ग है या वीक। तो यहाँ पे आपका जो अमोनिया है वो भी कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, और आपका फ्लोरीन भी कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो दोनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, सेम। तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। बी K3MnCN6Na En3 2 पॉजिटिव। अच्छा, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक कर लो। देखो MnCN6 है, देखो एक बार बी को चेक कर लेते हैं। देखो Mn कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, इधर क्या है आपका -3 6, तो मतलब +3 में, ये हो गया। तो देखो मैग्नीज +3 में। अच्छा, मैग्नीज का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 25। तो 25 का मतलब क्या है, 3d5 और 4s2। अब +3 में इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से निकल जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल जाएंगे, आपके यहाँ से निकल जाएंगे। तो सॉरी, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो 2 यहाँ पे 0 बचेगा, ये 0, और यहाँ पे क्या बचेगा आपको 4, 3d4 हो गया। अच्छा, अब देखो 3d4 को एक बार इस टाइप से लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 ये हो गया। यहाँ पे आपका ये 4s, और यहाँ पे 4p, ये आपका 3d है, ये 4s है, ये 4p, ये हो गया। अब देखो इसके बाद लिगेंड चेक करो, लिगेंड कौन सा, CN6, मतलब आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये क्या करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब ये आपको यहाँ पे अंदर के d ऑर्बिटल क्या होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आएगा, D2sp3, और जो आपका कॉन्फिगरेशन यहाँ पे रहेगा, मतलब यहाँ से ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 आएंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अच्छा, निकल En3 2 पॉजिटिव, इसमें भी चेक करो। देखो निकल का जो कॉन्फिगरेशन है, अच्छा निकल इसमें किसमें, 2+ में, और इसका मतलब 2+ का मतलब क्या है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 3d8 और 4s2। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 3d8 मतलब जो आपका d ऑर्बिटल वो कैसा रहेगा, 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना शो कर रहा है यहाँ पे, 6। अब जब 6 शो कर रहा है तो देखो अंदर वाले दोनों डी तो उसको वैसे नहीं मिल सकते, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, एन की वैल्यू क्या है, 2। तो इसमें भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अच्छा, सी वाले में चेक कर लो, NaCN4 4 माइनस, मतलब यहाँ पे निकल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, 0 में, और जब 0 में है, अच्छा यहाँ पे D10 है, कैसे D10 है, यहाँ पे भी निकल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, 0 में है, तो यहाँ पे भी निकल किस में, D10 में, क्योंकि जो 4s वाले इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ जाएंगे, आपके D में आ जाएंगे, तो D10 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या सेम है, मतलब या मैं बोलूँ 0 ही है। अच्छा, इसमें आ जाओ, यदि इसकी बात करें तो देखो इसमें जो आपका, देखो सी तो आपका आंसर है, डी में देखो रोडियम का कॉम्प्लेक्स और एक किसका, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स। देखो हमने A B C चेक कर लिया, तीनों में जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी। अच्छा, डी को एक बार आप चेक भी कर सकते हो। तो देखो एक बार कोबाल्ट की बात कर लेते हैं। कोबाल्ट का जो कॉन्फिगरेशन है देखो कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या, +2। अच्छा, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 27, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चलेंगे, मतलब 3d7, मतलब 3d7 का मतलब क्या, 1 2 3 4 5, ये हो गया। 7 है तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो कोबाल्ट के साथ जो लिगेंड दे रखा है वाटर, और वाटर कैसा होता है, वीक फील्ड लिगेंड, और जब वीक फील्ड लिगेंड है तो वहाँ पे यहाँ पे पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3, ये हो गया। अच्छा, रोडियम वाला चेक करो। अच्छा देखो रोडियम किसके नीचे आता है, आपके कोबाल्ट के नीचे, तो कॉन्फिगरेशन सेम आपका क्या रहेगा, एज इट इज ऐसा ही रहेगा। अच्छा, अब रोडियम देखो इसमें कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, रोडियम में है आपको यहाँ पे +1 में। अब देखो +1 में है तो मेरे को बताना वहाँ कोबाल्ट 2+ में था। अच्छा, इसमें देखो आपके जो Cl और PPS3 है वो कैसे बिहेव करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। तो वहाँ यहाँ पे क्या करेंगे, पेयरिंग करवा देंगे, और जब पेयरिंग करवा देंगे तो एन की वैल्यू आपके एज इट इज यहाँ पे सेम नहीं रहेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। 85 देखो 85 में देखना, 85 आपको, अच्छा देखो ये भी स्टेटमेंट जो है वो आपको याद होनी चाहिए। 85 बोल रहा है कि चूज इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द फॉलोइंग। अब देखो ऑप्शन ए को चेक करना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की उसने बात की, इज पॉजिटिव ओनली फॉर कॉपर इन ए 3D सीरीज। तो सही बात है। देखो अब आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज के लिए। तो आपका ये तो क्या है, करेक्ट है। पूछा क्या उसने, इनकरेक्ट आपसे उसने पूछा है, ये होगा बी।
क्रोमियम प्लस 2 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड Mn प्लस 3 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये भी आपका कैसे करेक्ट, क्योंकि क्रोमियम प्लस 2 में आपका स्टेबल नहीं होता, प्लस 3 में स्टेबल होता है। अच्छा, Mn प्लस 3 में ना स्टेबल होकर किस में होता है, Mn प्लस 2 में, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और ये किस में बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। सी, अच्छा, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यूज मैक्सिमम पॉजिटिव फॉर CO, तो ये भी सही है। ये डी, देखो डी हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि जब 3 आपके करेक्ट है तो डी क्या होगा, इनकरेक्ट रहेगा। अच्छा, डी चेक लो, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मतलब प्लस 3 से प्लस 2 में वैल्यू इज मैक्सिमम नेगेटिव ना होकर क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, देखो MnO2 KOH ऑटो के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। जो एक्स आपको बनता है, देखो एक्स आपको जो बनता है K2MnO4, ये वाला बनता है। अच्छा, इसको आयंस में ब्रेक कर लो तो आपको जहाँ पे आयन मिलेगा Mn4 माइनस आयन मिलेगा। अब देखो Mn4 से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन उसने पूछी और इनकरेक्ट पूछा है, ये हो गया। अब देखो उसने बोला कि X इज ग्रीन इन कलर, तो ग्रीन कलर का होता है, ये आपको याद होना चाहिए। X इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, देखो इसमें मैग्नीज का कॉन्फिगरेशन आप चेक करोगे तो D1 आएगा, क्या आएगा, D1, और D1 है तो कैसा, एक इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक रहेगा, तो ये भी कैसा आपका करेक्ट है। अच्छा, X इज हैज टेट्राहेड्रल शेप, तो देखो जब 4 ही लिगेंड आपके यहाँ पे रहेंगी तो टेट्राहेड्रल ही रहेगा, सीधी सी बात है, ये होगा। X Mn हैज प्लस 7 ऑक्सीजन ना, इसमें आप जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो किस में आएगा, ये +6 में आपका ये शो करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। सॉल्यूशन चैप्टर का है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को सेपरेशन किया जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, बिल्कुल सही है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर डायरेक्ट सेपरेट हो भी नहीं सकते, ठीक है, इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही अपने को सेपरेट करना होता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना, आदमी के शरीर में भूत घुस गया, ठीक है, तो अब आदमी अगर सो रहा है तो भूत भी सो रहा है, आदमी बोल रहा है तो भूत भी बोल रहा है, भूत बोल रहा है तो आदमी बोल रहा है, भूत उड़ रहा है तो आदमी का शरीर भी उड़ ही रहा है। ऐसी स्थिति होती है इसमें। दो कंपोनेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट आपस में इतने हाईलाइटेड हो जाते हैं, इतने एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं बेहतरीन, कि उनको किसी बॉइल करोगे तो दोनों साथ में बॉयल होंगे, फ्रीज करोगे तो दोनों साथ में फ्रीज होंगे। तो इनका सेपरेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से किया जाता है, मतलब बहुत जल्दी सेपरेशन, बहुत थोड़े से पार्ट को लेके और डिस्टिलेशन किया जाता है प्रोसेस। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट होते हैं। और दूसरा है इसका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं। यही वजह होती है कि इनको एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन से हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, नहीं ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद वाला जो सवाल है वो है द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 aqueous solution, how many grams of copper are plated in the cathode at that time takes to liberate 5.6 ग्राम लीटर O2। 5.6 लीटर O2 निकल रही है STP पर। जरा इसके इक्विवेलेंट्स निकालते हैं कितने हैं। तो इक्विवेलेंट्स बनते हैं ग्राम के अनुसार, अगर 32 अपॉन एन फैक्टर इसका हो जाएगा 4, एक ऑक्सीजन का एन फैक्टर 2 का 4, तो ये हो जाएगा 2 एटम है ना, तो 2 का हो जाएगा एन फैक्टर 4, ये 8 ग्राम। 8 ग्राम को जब मैं कन्वर्ट करता हूँ सो दैट विल बी इक्वल टू 5.6 लीटर। जैसे मैं बोलूँ 32 ग्राम 32 ग्राम का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर, एच पर मोल कंसेप्ट, ठीक है। मोल के अनुसार एक मोलिकुलर वेट का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, तो मोलिकुलर वेट 32, तो वेट बना 22.4 लीटर। तो 8 ग्राम का वेट बनेगा, दैट विल बी 22.4/4, सो दैट विल बी 5.6 लीटर। यानी कि 5.6 लीटर की बात करूं मैं तो यहाँ पे एक इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन गैस का डिपॉजिट हो रहा है 1 EQWT, जिसको आप इक्विवेलेंट वॉल्यूम भी कह सकते हैं, या इक्विवेलेंट वॉल्यूम 22.4 लीटर अपॉन 4, यानी कि 5.6 लीटर डिपॉजिट हो रहा है। तो ये निश्चित बात है आएगा 96500 से कूलाम से। देखो एक फेराडे एक इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट करता है, एक फेराडे एक इक्विवेलेंट वेट, अगर वॉल्यूम में देखो तो एक इक्विवेलेंट वॉल्यूम वहाँ डिपॉजिट करता है। तो यहाँ पे ये तो क्लियर है कि 96500 जो है चार्ज फ्लो हो रहा है। तो डेफिनेट सी बात है कॉपर 2+ का भी ये 1 इक्विवेलेंट वेट ही डिपॉजिट करेगा। कॉपर 2+ का 1 इक्विवेलेंट वेट आप निकाल लो।
1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर 2+। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 63.5, ये तो कॉपर का हो गया इक्विवेलेंट, कॉपर का मॉलिक्यूलर मास हो गया, एटॉमिक मास सॉरी। इसके बाद और Cu++ है तो n फैक्टर हो गया इसका 2, तो जवाब हो जाएगा 31.5। यानी कि सिंपल टर्म्स में बात करें, O2 के 5.6 लीटर आ रहे हैं तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी से आ रहे हैं साहब? O2 5.6 लीटर यानी 1 इक्विवेलेंट वॉल्यूम, 1 इक्विवेलेंट 5.6 लीटर, तो वो आ रहा है 1 फैराडे से। तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी जो है 1 इक्विवेलेंट वेट कॉपर का भी डिपॉजिट कर देगी, और कॉपर का 1 इक्विवेलेंट वेट होगा 31.5 के बराबर। तो जो हमारा आंसर यहाँ 31.75 हो जाएगा, 63.55 का आधा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बेटा, अपने पास जो अभी दिया गया है डेटा, ठीक है ना, वो दिया गया है Au+1 से Au+1 से क्या बन रहा है Au। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है? 1 का, और इसका EMF दिया है कितना 1.69, तो डेल्टा G आ जाएगा इसका -1F × 1.69। सही है। और दूसरा जो दिया गया है ये दिया है Au3+। ठीक है रे, तो Au से Au3+ बना देते हैं, साथ में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ 3+ से Au की बात है तो ये 1.40 दिया है। अगर हमने रिएक्शन को उलट दिया है, हमने Au से Au3+ लिया है, Au3+ से Au हमको दिया है, हमको रिडक्शन रिएक्शन दी गई है। हम इसको पलट लेते हैं तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखी है, तो हमारा जो डेल्टा G बनेगा बेटा वो बनेगा, है ना, जो पुरानी रिएक्शन थी उसका बनेगा, ये EMF हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो -3F इंटू ये जो चूंकि रिएक्शन पलटी है तो 1.40 भी पलट जाएगा, दैट विल बी +1.40। ठीक है ना, ये हमारा दोनों का बन गया। इन दोनों को रिएक्शनों को ऐड करो शांति से, Au से Au को कट करो, 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन को कट करो, और ये जो नई रिएक्शन आएगी निकल के ये आएगी Au+ से Au3+, साथ में कितनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और इसका जो EMF आएगा डेल्टा G आएगा वो आएगा आपका -2F इंटू EMF। ये EMF हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड किया है तो ऐड कर देंगे एज इट इज, -1F इंटू 1.69 प्लस 14 दूनी 28 14 42 4.20F। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करके जब सॉल्व करेंगे इसको तो F और ये F कट जाएगा। ठीक है, ये 4.20 से 1.69 माइनस हो जाएगा और 2 जाएगा डिवीजन में, तो जो वैल्यू बना के देगा वो आएगी -1.255। ठीक है, फिर से देखो 4.20 से हमें माइनस करना है 1.69 और ये 2 जाएगी माइनस की वैल्यू नीचे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली वी विल गेट आंसर -1.255। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आखिरी क्वेश्चन है, असर्शन रीजन है। हमसे पूछा गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन डोंट शो नेट फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस। सही बात है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये भी सही बात है, और ये दोनों इसकी रीजन है। ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों साइड का इक्वल होगा तो ऑस्मोसिस की घटना नहीं होगी। असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।